नमस्कार। हमारे यहाँ नाटक की परंपरा बहुत पुरानी रही है, लेकिन इसके लिए अमेचर थिएटर एक्टिविस्ट ही अधिक रोल निभाते रहे हैं। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस मानो सिर्फ एनुअल ड्रामा फेस्टिवल करके ही अपने फ़र्ज़ों से मुक्त हो जाया करती है। अतीत में सुना है कि अतीत में कभी कभी इन हाउस प्रोडक्शन भी हुआ करती थी। ध्यान से सुनिए, अतीत में, अब नहीं होती। एकेडमी डिफंक्ट पड़ी है, काम नहीं हो पा रहा। रंगमंच के हवाले से और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है सुप्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक, कलाकार, टेलीविज़न के कलाकार, आकाशवाणी के कलाकार और आजकल फिल्में और वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, जनक खजूरिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया राजेश्वर जी, आपने मुझे मौका दिया, आपने स्टूडियो में बुलाया और मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। सर, आप रंगमंच के दिग्गज निर्देशक रहे हैं, कलाकार रहे हैं, तो बात रंगमंच से ही शुरुआत करेंगे उसकी। अतीत में सुनने में आया है कि बहुत अच्छा रंगमंच हुआ करता था। लोग आज भी उन नाटकों की बात करते हैं जिन्होंने नहीं देखे, और जिन्होंने देखे हैं वो उस पर संवाद करते हैं। जैसे थैंक यू मिस्टर गैलार्ड हो गया, जसमा ऑर्डन हो गया, रतन शर्मा सर, कवि रतन शर्मा, कितने ही नाम लूँ जिन्होंने अपने काम से नाम कमाया और जम्मू में नाटक की स्वस्थ परंपरा रखी। अतीत के नाटक और आज के नाटक में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? राजेश्वर जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अतीत में जो नाटक हुआ करते थे, जैसे कि आपने कवि रतन जी का नाम लिया। कवि रतन जी NSD पास आउट थे और जब वो जम्मू में वापस आए हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक नाटक जो है वो एक से बढ़कर एक नाटक जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें जैसे कि आपने कहा थैंक यू मिस्टर गैलार्ड। थैंक यू मिस्टर गैलार्ड जो है अभिनव थिएटर की स्टेज पर जब किया गया तो इसका पीछे वाला जो साइक्रोमा था उसको भी खोल दिया गया था और पीछे जो एक गेट है उसको भी इस्तेमाल किया गया था और इतना बड़ा सेट लगा के सब कुछ किया था, ऐसा लगता था कि जैसे कोई फिल्म चल रही है। और उस नाटक को करने के लिए मेरे ख्याल में कम से कम 3-3.5 महीने तक रिहर्सल चली थी। आजकल जो आप कह रहे हो कि आजकल जो नाटक हो रहा है उसमें मेहनत कम की जा रही है। रिहर्सल पर लड़के इतने सिंसियर नहीं हैं और कोशिश होती है कि बस एक हफ्ते में नाटक जो है वो तैयार किया जाए। स्टेज के लिए नाटक तैयार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो आजकल के बच्चे, जहाँ आजकल के जो भी डायरेक्टर हैं इतनी मेहनत नहीं करवा रहे हैं। इसीलिए अतीत में जो नाटक खेले गए हैं, जैसे रतन शर्मा जी का आपने नाम लिया। रतन शर्मा जी ने 60 के दशक में मतलब कि जम्मू में एक मॉडर्न थिएटर्स की नींव जो है वो रखी थी और कवि रतन जी उनके छोटे भाई थे और कवि रतन जी ने भी उन्हीं के पास चिन्हों पर चलकर NSD से पास आउट होने के बाद मॉडर्न थिएटर जो है उसकी परंपरा जो है उसे कंटिन्यू रखा। और दूसरी रतन शर्मा जी ने डोगरी में एक प्ले किया था, दीनू भाई पंत जी का लिखा हुआ सरपंच, जिसका मंचन जो है दिल्ली में भी जाकर हुआ था और उस नाटक की इतनी तारीफ़ की गई थी और इतने अच्छे तरीके से किया गया था। मुझे नहीं लगता कि आजकल जो नाटक हो रहा है उसमें सेट का तो कहीं नाम ही नहीं आता है, मगर वो पहले जो था वो रियलिस्टिक और होता था और बड़ा सेट लगाकर जो है किए जाते थे, जो आज इतनी मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सरपंच नाटक खेला गया और सरपंच वाकई बहुत मकबूल नाटक रहा है डोगरी भाषा का। आप नहीं समझते कि अगर आपको रंगमंच की दुनिया में एज डायरेक्टर, एज एक्टर नाम कमाना है तो मातृभाषा में लिखे हुए नाटकों को खेलना बहुत ज़रूरी है? जम्मू में क्या हो रहा है कि
शेक्सपियर के अडॉप्टेड नाटक हो सकते हैं, लेकिन जम्मू के जो अपने लेखक हैं, डोगरी लेखक, बहाना किया जाता है, बहाना दिया जाता है कि अच्छे नाटक नहीं हैं, लेकिन जब डोगरी नाटक फेस्टिवल हुआ था तब कितनी अच्छी स्क्रिप्ट्स आई थीं, फिर कैसे वो नाटक रातों रात उपजे। क्या पका पकाया खाने की आदत बन गई है? आप क्या समझते हैं कि डोगरी नाटक कहाँ पे होना चाहिए था? और डोगरी के जो डायरेक्टर्स हैं, डोगरी डायरेक्टर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डुग्गर प्रदेश से जब आप वाबस्ता हो तो आप डोगरे हुए, तो आपका कहीं ना कहीं फ़र्ज़ भी बनता है कि डोगरी भाषा में लिखे हुए नाटकों को खेल कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। और फोक एलिमेंट इसमें कहाँ तक आपकी मदद कर सकता है? राजेश्वर जी, बात ऐसे है कि जितनी भी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, अगर हम बंगाल के नाटक की बात करें, बंगाली में इतना सशक्त नाटक हो रहा है और आज से नहीं, शुरू से हो रहा है, और जिसका मुकाम आज मतलब दुनिया भर में माना जाता है। साउथ साइड में चले जाओ, तमिल में जो नाटक इतना अच्छा हो रहा है उनकी भाषा में हो रहा है, मराठी में इतना बढ़िया नाटक हो रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे डोगरी में नाटकों की कमी है, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, बहुत। सर मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जो भी जम्मू का नाटक बाहर गया वो डोगरी भाषा का ही था जिसने निर्देशक को पहचान दिलवाई, चाहे वो बाबा जित्तो हो, महाभोज हो, कुमाई हो, या फिर मुश्ताक आक के खेले हुए देवयानी हो, पुराना नाटक है, मरक्खे हो। बिल्कुल सही कहा। जैसे बलवंत ठाकुर ने सबसे पहले बाबा जित्तो लेकर बाहर गए, और बाबा जित्तो जब उन्होंने मतलब कि संगीत नाटक एकेडमी में उन दिनों नया नया चला था कि यंग डायरेक्टर्स का प्रमोट करने के लिए, तो उन्हीं दिनों बलवंत जी ने इस पर बाबा जित्तो नाटक खेला था, और जो आज तक खेलते आ रहे हैं, और उसी नाटक ने उनकी एक पहचान बनाई। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डोगरी नाटक किए, जैसे आपने कहा मुश्ताक जी ने भी जो है देवयानी नरसिंह देव जमाल जी का लिखा हुआ नाटक जो है वो, उसे भी वो संगीत नाटक एकेडमी के मंच पर जाकर उसने खेला, और उसी से उनकी पहचान बनी। एक मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों की पहचान अगर बनी तो डोगरी नाटक खेलने के बाद ही बनी। बाकी बात आप कर रहे हैं कि जैसे हम शेक्सपियर के नाटक अडॉप्ट कर रहे हैं, जहाँ शेक्सपियर के नाटक हिंदी में खेल रहे हैं, डोगरी में भी खेले जा रहे हैं, पर बात वही है कि जैसे आपने कहा कि पकी पकाई खिचड़ी खाने में मज़ा आता है, खिचड़ी बनाकर खाने में जो मज़ा आता है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। खिचड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि डोगरी में बेहतरीन नाटक लिखे गए हैं। मैंने आज तक जितने भी नाटक किए हैं, मैंने सब डोगरी में किए, और नए नाटक लिखवा कर किए। ऐसी बात नहीं है, नए नाटक लिखवा के, उसमें यह है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और जो ऑलरेडी नाटक स्टेज पर हो चुके होते हैं, कुछ लोग देख कर आते हैं और उसी को अडॉप्ट करते हैं और उसी तरीके से जहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए और अपने लेखक जो है उनको प्रमोट करने के लिए डोगरी भाषा के नाटकों को ज़रूर खेलना चाहिए। विद्या रतन खजूरिया एक बहुत बड़ा नाम है। मुझे नहीं लगता कि उस लेवल का कोई बाद में स्कल्प्टर जम्मू संभाग में हुआ। एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई उन्होंने जम्मू को भी। उनके आप छोटे भाई हैं, आपका भी मुझे पता है शौक़ रहा है पेंटिंग और स्कल्पचर की तरफ भी, फिर एकदम से नाटक की तरफ कैसे आना हुआ? राजेश्वर जी, बात ऐसे है कि जैसे आपने कहा कि विद्या रतन जी मेरे बड़े भाई और मेरे गुरु भी हैं। उन्हीं के साथ मैं रहा हूँ, और उनकी गाइडेंस में मैंने पेंटिंग भी करना शुरू की, और उनके साथ मैं स्कल्पचर भी करता रहा। और जैसा कि आपने बोला, स्कल्पचर की जम्मू में परंपरा अगर किसी ने शुरू की तो वो विद्या रतन खजूरिया जी थे। वो
एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से पास आउट होकर आए थे और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में यहाँ प्रोफेसर रहे और यही स्कल्पचर के, और उन्होंने ये सारा सिलसिला जो शुरू किया। और उनका एक तरीकाकार था कि जहाँ लोगों को पता चले कि स्कल्पचर क्या होता है, स्टूडेंट्स को कैसे करते थे, कि बाहर से जो काफ़ी फेम कलाकार थे पेंटिंग में भी और उसमें स्कल्पचर में भी, तो उनको बुलाते थे, एकेडमी के थ्रू आते थे जहाँ पर कैंप वगैरह लगता था। गर्मियों में श्रीनगर में पेंटिंग का कैंप लगता था और सर्दियों में स्कल्पचर का कैंप जो है जम्मू में लगता था। और वो नामी ग्रामी जो लोग थे उनको बुलाते थे ताकि जहाँ के स्टूडेंट्स को पता चले कि ये लोग कार्विंग कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, उनके साथ इंटरेक्शंस वगैरह जो वो करवाते थे। और मैं तो उन्हीं के साथ रहता था, तो उन्हीं के साथ मैं चलता रहा। बाकी रही बात कि मैं स्कल्पचर और पेंटिंग छोड़ के नाटकों की तरफ कैसे आया, मैं उन दिनों कॉलेज पढ़ा करता था, तो मेरी मुलाकात कुलदीप सिंह जिंदराइया जी से हुई कॉलेज में। और कॉलेज में एनुअल फंक्शन था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं भाई आप एक नाटक में काम करोगे। तो मैंने वहाँ से यानी कि नाटक की तरफ रुचि जो है बढ़ गई और मुझे अच्छा लगा। मैं उसके साथ साथ नाटकों के साथ साथ पेंटिंग और स्कल्पचर करता रहा, बट पिछले 20-25 सालों से मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नाटकों पर ही ध्यान दे रहा हूँ। सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे आपने रंगमंच के लिए बहुत नाटकों में कार्य किया, निर्देशित भी किए, उसके साथ ही आप आकाशवाणी से भी बहुत नाटकों में अलग अलग पात्र निभाते हैं आकाशवाणी के लिए, नाटकों में, फीचर्स में। टेलीविज़न के लिए भी आपने बहुत से नाटकों, सीरियलों में कार्य किया, आजकल वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। 3 मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं डिफरेंट, थिएटर, रेडियो, ऑडियो मीडियम और विजुअल। चाहे टेलीविज़न ले लीजिए या फिल्म ले लीजिए, वेब सीरीज़ ले लीजिए, फ़र्क क्या है तीनों में? एज एक्टर क्या फ़र्क महसूस करते हैं? विशेषकर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा जो इस क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में नए नए आए हैं और सीखना चाहते हैं। तो सर से पूछेंगे कि 3 डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं, कैसे अपने आप को एक एक्टर तीनों में ढाला करता है? प्लीज़। राजेश्वर जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। थिएटर की बात करूँगा पहले। थिएटर में हमें लाउड वॉइस रखनी पड़ती है, फेस के एक्सप्रेशन भी लाउड रखने पड़ते हैं। और लाउड वॉइस इसलिए रखनी पड़ती है थिएटर में कि हमें जो लास्ट बेंच में आदमी बैठा है उसको भी हमारा डायलॉग जो है वो प्रॉपर तरीके से सुनवाई देना चाहिए। और लाउड एक्सप्रेशन ऑफ फेस जो है इसलिए रखने पड़ते हैं कि उसको वो लास्ट बेंच तक, लास्ट सीट तक हमारे एक्सप्रेशन जो है वो सारे दिखने चाहिए, फेस के भी और बॉडी एक्सप्रेशंस भी। वेयर एज बात करते हैं रेडियो की। रेडियो में तो सारे एक्सप्रेशन जो हैं वो आपके वॉइस एक्सप्रेशंस हैं। आप वॉइस को कैसे मोल्ड कर सकते हो, उसी तरीके से आप बोलते हो। जैसे हम तो माइक पर बोल रहे होते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे दूर पहाड़ों में कहीं कोई आवाज़ दे रहा है। तो ये सारा वॉइस एक्सप्रेशन, क्योंकि रेडियो मीडियम ही वॉइस एक्सप्रेशन का है, वहाँ आप ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकते। और क्योंकि वहाँ पर तो ऐसा माइक इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपने अगर होंठ बंद करके खोल लें और उसकी भी आवाज़ जो है वो कैच कर लेता है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें। और रेडियो में तो सिर्फ़ और सिर्फ वॉइस एक्सप्रेशन है। आपने वॉइस कैसे मोल्ड कर सकते हो, वॉइस के साथ कैसे खेल सकते हो, वही डिपेंड करता। बाकी रहा टेलीविज़न और जो आजकल वेब सीरीज़ जहाँ OTT पर जो चल रहा है, उसमें आपको आपके फेस एक्सप्रेशंस ज़्यादा लाउड नहीं चाहिए, स्टेज की तरह लाउड नहीं चाहिए, मगर एक्सप्रेशन, क्योंकि कैमरा इतना सेंसिटिव होता है कि वो
आप अगर थोड़ी सी भी आंख इधर की उधर करते हो तो वो कैच करता है। तो वो वहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो इतने लाउड नहीं चाहिए होते, पर एक्सप्रेशन जो है वो आपके फेस के, जैसे कि मेरे ख्याल में सबको नो रस के बारे में, जो भी कलाकार है उसको नो रस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जो 9 एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी वॉइस जो है टीवी में कोई ज़्यादा, टीवी या वेब सीरीज़ में आप कर रहे हो तो ज़्यादा लाउड बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेपल आपके यहाँ लगा होता है, आवाज़ आपकी कैच कर रहा होता है और साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है वो बैठा होता है। अगर आप गलत बोलोगे या नहीं उसके पास आवाज़ पहुँच रही है तो वो उसी वक्त आपको कट कर देगा। और थोड़ा सा इतना सा ही है कि इतना सा कि ध्यान रखना पड़ता है थिएटर, रेडियो और टेलीविज़न के लिए। एज एक्टर तो चलो बात समझ में आती है कि डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन हैं, अगर एक्टर अपने आप को उनमें ढाल ले तो सफल हो सकता है। लेकिन जो केंद्र हैं डिफरेंट मीडियम्स ऑफ एक्सप्रेशन, आप मेरी बात समझ गए होंगे शायद, कल्चरल एकेडमी है जिसके साथ रंगमंच जुड़ा हुआ है, डिफंक्ट पड़ी है। रेडियो में भी अब बजट वैसा रहा नहीं, रेगुलर कार्यक्रम नहीं हो पा रहे, नाटक बहुत कम होते हैं, सीरीज़ तो होती नहीं आजकल। जम्मू दूरदर्शन को बंद ही डिक्लेयर कर दिया जाए तो बेटर है, लेकिन आवाज़ उठती रही है कि इसको फुल फ्लेज्ड स्टेशन बनाया जाए। और डुग्गर चैनल, डुग्गर सैटेलाइट चैनल की आवाज़ दादा ने, दादा एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूरदर्शन अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसने लगातार ये आवाज़ उठाई कि दूरदर्शन केंद्र को, जम्मू के दूरदर्शन केंद्र को डुग्गर सैटेलाइट चैनल में कन्वर्ट कर दिया जाए। बात अतीत की, फिर बात आएगी अतीत में सुना गया कि फाइल बड़ी दूर तक पहुंची, लगभग डिक्लेयर भी होने वाला था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ लगा शायद, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले दिनों हटा भी दिया गया। सर, आप तो इसके बारे में आपका गहन अध्ययन भी है, क्योंकि आप दादा के साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं, तो दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, डुग्गर सैटेलाइट चैनल फॉर डोगरास? इससे पहले कि मैं डुग्गर चैनल की बात करूं, जैसे कि आपने पूछा कि कल्चरल एकेडमी जो है वो डिफंक्ट पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? मेन मकसद ये है कि फाइनेंस की कमी है। उन लोगों ने जितना भी बजट मांगा है, मेरे ख्याल में उनको वो बजट नहीं मिल रहा है। दूसरा, अभिनव थिएटर जो है पीछे 5 साल तक बंद रहा था, उसके बाद उसको रेनोवेट किया गया। क्या रेनोवेट किया कि 2-4 साल के बाद फिर वो रेनोवेशन के लिए तैयार हुआ। तो ये थोड़ा सा जितनी भी एजेंसीज़ को, जिस एजेंसी को भी रेनोवेशन के लिए देते हैं, कम से कम एक्सपर्ट लोगों को उनके साथ बैठाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फाइल का मुंह भर दिया और उसके बाद सब कुछ होके हो गया, जनता का पैसा लगता है। बाकी रहा कि वहाँ पर देखो एकेडमी में एनुअल ड्रामा फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ करते थे, जो आजकल सिमत हो गया है सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू के लिए। बाकी डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में नहीं कहीं फेस्टिवल हो रहे हैं। कारण वही है कि फाइनेंस नहीं है उनके पास। और एकेडमी मतलब कि अपनी इन हाउस प्रोडक्शन किया करते थी और मेगा प्रोडक्शन हुआ करते थी। जब तक कवि रतन जी थे ड्रामा के साथ जुड़े हुए, मेगा प्रोडक्शंस हुआ करती थी और लगता था कि बाकी आज आपने कोई नाटक देखा है। सुधीर जी आए, उन्होंने मेरे ख्याल 1-2 प्रोडक्शन की, उसके बाद वो नहीं कर पाए। और मेरे ख्याल में उन्होंने अगर नहीं किए हैं तो कारण जो मेरी समझ में आता है कि बजट नहीं है उनके पास। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किसी भी कौम की भाषा संस्कृति जब तक ज़िंदा रहेगी तो वो कौम ज़िंदा रहेगी। और अगर साजिश चल रही है कि डोगरा कौम को ख़त्म करने की, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारी भाषा और हमारी संस्कृति को अगर ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो इतनी आसानी से हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि रेडियो में भी बजट आजकल बहुत कम आ रहा है, उसी के साथ दूरदर्शन जो जम्मू का है
उसमें तो बिल्कुल ही बजट नहीं आ रहा है। बजट मतलब कि 50 लाख रुपया बजट आता है साल का प्रोग्राम करने के लिए, और कैजुअल्स हैं, ये हैं, वो कैसे चलेगा। और दूसरा, जैसे आपने कहा सैटेलाइट चैनल के लिए, तो सैटेलाइट चैनल हम इस बिना पर मांग रहे थे कि 8th शेड्यूल में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब के सैटेलाइट चैनल हैं। हमारी स्टेट में 2 भाषाएं जो हैं वो 8th शेड्यूल में हैं, कश्मीरी और डोगरी। कश्मीरी भाषा के लिए डीडी कशर जो है उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। जब हमने ये मुहिम चलाई कि हमारे लिए भी डुगर चैनल जो है सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, हम दिल्ली भी गए, तब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी। मनीष तिवारी जी उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के मिनिस्टर थे, उनके साथ मुलाकात हुई। 2-2.5 घंटे हमने पूरा डिस्कस किया और उनको समझाया कि क्यों हम चाहते हैं। क्योंकि इन्होंने डीडी कशर जो बनाया था वो इसलिए बनाया था कि फॉल्स प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान हमारे भारत और हमारी स्टेट के लिए किया करता था उसको काउंटर करने के लिए, वेयर एज डीडी कशर वो है वो सॉल्व नहीं कर रहा था पर्पस। और दूसरी बात यह है कि अक्रॉस द बॉर्डर जितने भी लोग रहते हैं, मतलब शक्करगढ़ से लेके ऊपर मंडी तक, वो सब लोग डोगरी भाषा बोलते हैं और डोगरी भाषा समझते हैं। तो हमने यही कहा कि अगर आप डुगर सैटेलाइट चैनल दोगे तो पाकिस्तान का जो फॉल्स प्रोपेगेंडा हमारे देश के लिए और हमारी स्टेट के लिए किया जाता है उसको हमारा डुगर चैनल जो है वो अच्छे तरीके से काउंटर कर सकता है। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये कि डोगरी भाषा सिर्फ़ और सिर्फ जम्मू सिटी में ही नहीं बोली जाती। डोगरी भाषा जो है हिमाचल में भी बोली जाती है, पंजाब में जैसे पठानकोट है, गुरदासपुर है, अपने होशियारपुर का इलाका है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें डोगरी भाषा बोली जाती है। और जैसे मैंने पहले बोला कि पाकिस्तान से शक्करगढ़ से लेके मुजफ्फराबाद के भी आगे तक डोगरी भाषा समझते हैं, बोलते हैं, और इसलिए हम मांग रहे थे। और दूसरा ये है कि हर कोई ये चाहता है कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी भाषा जो है बाकी लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम इसके लिए मांग कर रहे थे। पर जैसे कि अभी पीछे कोई 15 दिन पहले मैं भद्रवा में था, मुझे टेलीफोन आया कि जहाँ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट चैनल के लिए लगाया हुआ था वो उन्होंने डिसमेंटल करके शिमला भेज रहे हैं। तो हमारी एसोसिएशन ने मिलकर थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी किया था इसके लिए। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं, मगर हम तो डुगर चैनल लेकर रहेंगे। क्यों? और दूसरी बात ये कहूँ कि जब हम दिल्ली में इसके बारे में बात कर रहे थे तो होम मिनिस्ट्री में तब बात हुई थी कि हम एक स्टेट को एक सैटेलाइट चैनल देते हैं। तो तब हमने कहा ठीक है, आप इसलिए देते हैं कि एक स्टेट में एक ही भाषा बोली जाती है। हमारी स्टेट ऐसी है जिसमें 2 भाषाएं बोली जाती हैं और दोनों भाषाएं जो है 8th शेड्यूल में हैं। हम 8th शेड्यूल के हिसाब से आपसे मांग कर रहे हैं कि अगर आप कश्मीरी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसी के हिसाब से हमारे कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, हमारी भाषा भी प्रमोट होनी चाहिए और हमारी जो विरासत है लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हम कौन हैं, क्या नहीं है। और उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा डुगर सैटेलाइट चैनल जो है वो ज़रूर आएगा, ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डुग्गर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए डुग्गर सैटेलाइट चैनल होना ही चाहिए। इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और उम्मीद भी करनी चाहिए कि सरकार इस डिमांड को, पॉपुलर डिमांड को अवश्य मानेगी भी। एक्सेलसियर स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू।